नमस्कार। लीगल स्टडीज़ क्लब बाई अभिषेक दुबे। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ओरिएंटेशन के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपना परिचय और अपने चैनल के जो मौलिक उद्देश्य हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे आपके संप्रेषण और बेहतर हो सकें। तो आगे चलते हैं। एज फार एज माई इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, आई एम अभिषेक दुबे. I have done my BA Honors, MA in English, LLB, LLM, and nowadays I am pursuing PhD in law. Apart from these academic qualifications, I have done so many things in last many years, which I do not think is more important to discuss here. बिकॉज इंट्रोडक्शन हम जितना ही छोटा रखेंगे हमारा एकेडमिक काम उतना ही बड़ा होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। और समय के साथ जब हमारे आपके संप्रेषण बढ़ते जाएंगे तो आवश्यकता अनुसार हम अपने बारे में और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, उसमें हम ये है कि ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि बेसिकली ये जो लीगल स्टडीज़ क्लब जो लॉन्च किया गया है, इसमें हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा कि एक एकेडमिक रिसोर्स हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। हम सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की जो स्टडीज़ होती है उसके बीच जब आप जाते हैं तो आपको उसके संसाधनों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। तो एक नए तरीके का रिसोर्स क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है अपने वीडियोस के थ्रू, और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो हम रिसर्च पेपर्स और मैगजीन्स पर भी जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमको यहाँ रिस्पांस कैसा मिलता है और आप लोगों के काम के हम हैं या नहीं, ये इसका परीक्षण हो जाने के बाद ही हम जो है किसी भी और गंभीर विषय पर जाएंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा है कि हम एक एकेडमिक रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि रिसर्च एंड डेलिब्रेशंस पे कुछ काम हो। कहने का मतलब ये कि तमाम इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एंड डेलिब्रेशंस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनके सामने एक छोटी यूनिट भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हैबिट मेक्स दी थिंग क्लियर। क्योंकि आप जब अपनी आदतों में चीज़ों को डालेंगे तभी आप उसका सही स्वरूप अपने सामने ला सकेंगे। जो भी चीज़ आपके मन में चलती है उसके सही स्वरूप को सामने लाने के लिए ज़रूरी है कि उस कार्य के लिए आवश्यक सभी चीज़ें आपके आदत में हो। तो रिसर्च को स्टूडेंट्स की आदत में डालने के लिए उसके तौर तरीकों को और उसके परिणाम को भी कई बार, उसके अनुभवों को भी कई बार सामने रखना आवश्यक होता है, जिससे ये पता चल पाता है स्टूडेंट्स को कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो उस रिसर्च और डेलिब्रेशंस को हम सामने अपने एकेडमिक रिसोर्स बनाने के क्रम में आगे रखेंगे, जिसमें हम आपको लीगल रिसर्च से लेकर के और सोशियो लीगल रिसर्च तक की भी बात करेंगे। हाउएवर ये रिसर्च जो है पर्टिकुलर रिसर्च लेवल का ही नहीं होगा। इनका प्रयोग बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे होगा और एलएलबी और एलएलएम में इनका क्या विशेष योगदान है, इसको भी हम लोग जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और एक प्लेटफॉर्म, तीसरे मौलिक उद्देश्य की तरफ अगर हम बढ़ें तो एक नॉलेज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए भी ये यूट्यूब चैनल आपके सामने है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। आपने देखा होगा कि आपके देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ये इंस्टीट्यूशंस निश्चित रूप से इंडिविजुअल्स के सम एफर्ट से ही क्रिएट हुआ है। कई इंडिविजुअल्स का छोटा छोटा एफर्ट मिला करके एक बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमको भी अपनी गुणवत्ता अगर सुधार करनी है तो हर व्यक्ति को अपने को इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप करना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अपनी पर्सनालिटी का बहुत ज़रूरी है। ये मोर ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। तो उसमें भी हम अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, और आपका भी कुछ योगदान, जितने हमारे व्यूअर्स हैं और जितने हमारे व्यूअर्स बनेंगे इन फ्यूचर, उनका भी हम योगदान लेना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पे हम कैसे ध्यान दें, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ज़माना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज और लीगल एकेडमिक्स। लीगल एकेडमिक्स मीन्स एलएलबी एंड एलएलएम।
ये 3 तरह की प्रमुख चीज़ों को हम अपने वीडियोस में, जो डिफरेंट तरीके के वीडियोस आएंगे आपके सामने, उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस में लॉ ऑप्शनल की कुछ चीज़ों पर भी वीडियो हम बनाएंगे, अगर हमारे पास उतने व्यूअर्स होंगे, वैसे व्यूअर्स होंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते होंगे और लॉ ऑप्शनल उनका सब्जेक्ट होगा, तो उन पर भी हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। और इसके अतिरिक्त जो जनरल स्टडीज का एरिया है, उसमें लॉ, पॉलिटी और गवर्नेंस के जितने कनेक्शन पॉइंट्स हैं, जितने इनके इंटरवेंशनल सब्जेक्ट्स, इश्यूज और सिनारियोज हैं, उन सब पे हम बाइलिंगुअल बात करेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में बात की जाएगी, कोई उसमें समस्या नहीं है। जुडिशियल सर्विस में फुल फोकस हम लोग करेंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू तक की बात करेंगे हम लोग। अगेन वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास डिमांड व्यूअर्स की कितनी है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। प्योरली पहले एकेडमिक चीज़ें ही शुरू की जाएंगी, जैसे लॉ के कुछ विषय पर आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करना, उनका आंसर राइटिंग मेथड मेंस के हिसाब से, इस तरह की चीज़ों को हम पहले सामने लाने की कोशिश करेंगे, कुछ चैप्टर्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आपके जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव करेंगे। और लीगल एकेडमिक्स में हमने बताया एलएलबी और एलएलएम से के संबंधित जो पेपर्स हैं एकेडमिक, जो आपके कोर्सेज में हैं, उन पर भी आप जब डिमांड करेंगे तो हम कोई ना कोई वीडियो बना देंगे और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन भी उतना ही होगा जितना हमारा है। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेकर के हम आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आए हुए हैं। और जो हमारे एफर्ट, जो हमारा प्रयास होगा, अगर वो आपको पसंद आएगा या आपके काम का होगा, तो हम लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आने की चर्चा यहाँ पर करेंगे। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में चलेंगे। उसमें आपकी जैसी डिमांड, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, दैट वी विल फिल्ड अप। और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की व्यवस्था रहेगी। तो हमारा ये पूरा कार्यक्रम है लीगल स्टडीज क्लब, इसमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि लॉ एज अ सब्जेक्ट जो है, इसकी किस लिमिटेशन के तहत हम लोग जो है चलेंगे, इसका जो डिटर्मिनांस होगा वो क्या होगा, ये भी हमको समझ के चलना है। तो देखिए, अब सिलेबस के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स के सिलेबस के हिसाब से लॉ का प्रयोग दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सिटीजनरी जो हमारी है, जो नागरिक गण हमारे हैं, उसमें जैसे जैसे अवेयरनेस होती चली जा रही है, दिन पर दिन लॉ की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और आप ये दो चीज़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो लीगल इंस्टीट्यूशंस, आप देखिए लॉ पढ़ाने वाले जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लॉ पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये चॉइस जो है बनता जा रहा है सब्जेक्ट, आने वाले समय में इसकी और डिमांड बढ़ेगी, ऐसा मेरा आकलन है, ऐसा मुझे लगता है, विच ऑफ कोर्स मे नॉट बी ट्रू आल्सो। बट मुझे अभी तक यही लगता है कि लॉ का एज अ सब्जेक्ट डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है, और इसलिए हम लोगों को इस पे अभी काम करने का बहुत स्कोप है। हम सभी को, सभी जितने लॉ के विद्यार्थी हैं हमारे देश में, वो सभी, हम हमारे जैसे और जितने हैं, सबको ये बहुत स्कोप प्रोवाइड करता है। तो एक तो इस सब्जेक्ट का जो मेन एरिया है ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, जनरल स्टडीज बोल करके जो एक विषय है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सिलेबस में है, इसमें आप लॉ अगर पढ़े हैं तो पॉलिटी का पूरा एरिया करीब करीब ये कवर कर लेता है। तो लॉ, पॉलिटी, गवर्नेंस, इससे संबंधित जितने अन्य विषय हैं, उसको आप अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। मतलब जनरल स्टडीज के एक बड़े पोर्शन में लॉ सहयोगी साबित हो रहा है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर लीजिए, और अपने एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ अगर आप बढ़ते हैं। अब आप देखिए, सोशियोलॉजी के लोग, साइकोलॉजी के लोग, पॉलिटिकल साइंस का तो बहुत गहरा नाता है लॉ से। हमको लगता है कि वो पैटर्नल सब्जेक्ट है लॉ के लिए, है ना, जूरिस्प्रूडेंस के लेवल का सब्जेक्ट है वो। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी, मेडिकल साइंस में लॉ का बहुत बड़ा स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे विषय का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, और हम लोग इस पर बहुत काम कर पाएंगे। बहुत तरीके का, बहुत डायमेंशंस के काम हमारे पास हैं, जो हम लोग करके इस सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सिटीजनरी को बेहतर बना सकते हैं, कंट्री को बेहतर बना सकते हैं, और सिस्टम के रिफॉर्म्स में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह के जो बड़े आधार हैं उन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने विषय से।
और इसका उपयोग और स्कोप में हमने आपको जो मूल चीज बताई वो तो है ही। उसके अतिरिक्त जब हम लीगल प्रैक्टिस में भी जाते हैं, आजकल नया एडवोकेट जब प्रैक्टिस में जाता है तो दो तीन क्वेश्चन उसके सामने होते हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी चीज कि वो पैसा कहाँ से कमाएगा, तो उसके बाद होता है कि उसके पास केसेस कहाँ से आएंगे। मुझे आज भी लगता है कि इन सब चीजों को सेकेंडरी रख करके मौलिक रूप से आपको ये समझना है कि आपकी स्किल और आपके ज्ञान में क्या चीज है, क्या आप उस पे सक्षम है। आपको अगर एक केस मिलेगा, जो मैं बिल्कुल न्यू इंट्रांट्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल तुरंत कॉलेज से एडवोकेट बना है, उस व्यक्ति को भी लॉ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, और वो बहुत कुछ सीख कर ही उसके सामने जब वो केस आएगा तो वो उसको कोर्ट में जो है ले जा सकता है और उस पर काम कर सकता है। तो एडवोकेट बनने के क्रम में भी लीगल एकेडमिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। कहते भी हैं कि लीगल प्रोफेशन ऐसा है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स जो होते हैं वो कहते भी हैं कि जीवन भर पढ़ने वाला पेशा है ना। थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू स्टडी इफ वी आर एडवोकेट। तो ये भी चीज है, और एडवोकेट का योगदान बहुत कई तरीके का हो सकता है। ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हम लोग एडवोकेट्स की स्किल को बिल्कुल उस तरह से नहीं प्रयोग कर पाए जिस सोशियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से एडवोकेट को यूज करना चाहिए था। हम लोग अभी करने में मुझे नहीं लगता है कि सफल रहे हैं। समाज सुधार से लेकर के और सिस्टम सुधार तक एडवोकेट्स का बहुत प्रयोग है, बशर्ते कि उनके पढ़े लिखे होने का जो स्तर है वो निर्धारित करेगा कि हम लोग किस दिशा में योगदान दे पाएंगे, हम सभी एडवोकेट्स। और जुडिशियल सर्विस, सिविल सर्विस, एकेडमिक करियर, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग जैसे यूट्यूब चैनल पे आना, जर्नलिज्म है, लीगल जर्नलिज्म जैसी चीजें हैं, आप रिसर्च पेपर राइटिंग्स वगैरह में जा सकते हैं। तमाम तरीके का स्कोप हमारे पास है। इन सब चीजों का जो मिक्सअप है, ये तमाम तरीके के जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे उनको आपके सामने रखेंगे, उनसे आप कुछ क्लैरिफिकेशन सजेशन देंगे, उसके बाद कुछ उसमें सुधार होगा, ये सब एक सोर्स बनता जाएगा ये सभी प्रकार के स्कोप को यूटिलाइज करने के लिए। और जो हमारा मेथड्स ऑफ लर्निंग होगा बेसिकली, इसमें दो तीन तरीके की चीजें होंगी। एक तो ऑथेंटिकेशन ऑफ सोर्सेस जो है उस पर मेरा कंसंट्रेशन बहुत रहता है, कि मैं कोई भी बात आपके सामने रखूं तो वो किसी अच्छे सोर्स से वेरीफाई करके ही रखूं। कि कोई भी व्यक्ति, मैं चाणक्य नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, तो और इस तरह का मैं कोई क्लेम कर ही नहीं सकता हूँ। बहुत कम ज्ञान है मेरे पास, बहुत छोटी जो है व्यवस्था है मेरी। तो इस व्यवस्था में मेथड जो बेसिक ये है कि पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। आप सभी का पार्टिसिपेशन हमको मिलेगा, हमको आप सभी के व्यूज मिलेंगे हमारे बारे में, तो हम उस पर बेहतर काम कर पाएंगे। आपके सामने हम सोर्सेज रखेंगे और उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो हमारा डोमेन है उसमें लॉ में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये आपको मैं आज पहली बार बता देता हूँ। बेसिक चीजें जो मेरे ओपिनियन में है, एक तो ये कि लोग पूछते हैं कि लॉ को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ें, या न्यू इंट्रांट्स जो कोर्स में होता है वो सोचता है कि हमको लॉ की समझ बहुत अच्छी कैसे बनेगी, क्या ऐसा हम करें कि बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएं, जजमेंट को बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो इसका उत्तर कोई एक कंक्लूसिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा है लॉ के अंडरस्टैंडिंग में। इफ यू विश टू अंडरस्टैंड लॉ यू मस्ट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज यू शुड अंडरस्टैंड विद द प्रॉपर रूल्स ऑफ द ग्रामर कंसर्न। कई बार आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन जो होता है कानून का, उसमें 50% सुप्रीम कोर्ट लॉजिक का प्रयोग करती है मुझे लगता है, और 50% लैंग्वेज का रोल होता है, उस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन है। एक उदाहरण की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल में आप लोग जाएंगे तो एक सिंपल सी लाइन लिखी है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी ट्रू, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप इंग्लिश में ये सेंटेंस लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम अंग्रेजी में ही सबसे पहले किया गया था। तो मूल सोर्सेज पे जाएं तो इस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट, सॉरी इंडिफिनिट नहीं है, फ्यूचर टेंस के तमाम पार्ट्स में आप इसको पाएंगे। मैं तमाम पार्ट्स का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके सब सेंटेंस पे नहीं जा रहा हूं। तो फ्यूचर टेंस में जहां शैल का प्रयोग होता है, वहां ये निर्धारित होता है कि इसके अतिरिक्त और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा।
यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन कह रहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि देयर शैल ऑलवेज बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की डेमोक्रेसी में कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जिस समय राष्ट्रपति नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ से मिलता है? आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं। और जितने समय तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं उनको सैलरी प्रेसिडेंट की मिलती है। ये संवैधानिक तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ये। और आप ये भी जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जब प्रेसिडेंट हमारे देश में होते हैं और काम कर रहे होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स को वाइस प्रेसिडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। उनका इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में सभापति का कार्य करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ऐसी क्यों बनाई गई है कि प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो ये जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये व्यवस्था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा तुरंत, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा है कि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे सामान्य स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि देयर शैल ऑलवेज बी ए प्रेसिडेंट, देयर शैल बी नो मोमेंट इन दिस डेमोक्रेसी वेयर देयर विल बी नो प्रेसिडेंट। ये लैंग्वेज का रोल है। तो हम लोग जो अपना वीडियोस बनाएंगे आगे, जितने विषय हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे ताकि आपका लीगल एकेडमिक्स बहुत मजबूत हो सके। उसके बाद स्क्रिप्ट एंड मीनिंग डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सामान्यतः लॉ और लिटरेचर की बात एक साथ होती नहीं है, तो इसलिए लोग इसका प्रयोग कम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भाषा का प्रयोग जिस स्क्रिप्ट में होता है उसकी ओरिजिनल मीनिंग उसी स्क्रिप्ट के लिए बनी होती है। और जब हम उस भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके मीनिंग में कोई ना कोई फर्क आ जाता है। और लॉ में जब लैंग्वेज का प्रयोग होता है तो लॉ का उद्देश्य है कि उस फर्क को भी हमें शून्य करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने उर्दू के किसी फ्रेज को प्रयोग किया, अब कानून जो हमारे बनते हैं वो उर्दू भाषा में तो लिखे नहीं जाते, ट्रांसलेशन बाद में भले ही हो जाए, लेकिन पहले जब कानून संसद में पेश होता है तो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। तो उर्दू के किसी फ्रेज का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस उर्दू के फ्रेज का जो मीनिंग है वो तो उर्दू लिटरेचर के हिसाब से है। तो क्या हम उसको जब ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी या अंग्रेजी में तो वो मीनिंग वैसी ही हम निर्धारित कर रहे हैं जो उसके पुराने उद्देश्य को सफाइस कर दे? इस बात को ध्यान, ये मीनिंग का डिस्प्लेसमेंट है लैंग्वेज में, ये हम लोगों को बहुत जरूरी समझना है। और ये जब आप समझना शुरू कर देंगे, जब आपका कंसंट्रेशन इस पे बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजमेंट्स में जिन बातों को कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट्स, वो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये अंतर कैसे आया। पहले तो हमें लगता था कि कॉन्सेप्चुअली ऐसा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इसके अलग, इससे इतर दे दिया। तो ये मीनिंग डिस्प्लेसमेंट की बात जिस दिन आप समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये इसका कुछ अलग परिदृश्य था। तो ये डोमेन की रिक्वायरमेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, बेयर एक्ट्स को पढ़ना जो है एक आर्ट है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी में लिखा होता है, उसको तो सब लोग पढ़ सकते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पढ़ना आता होगा सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको उस स्वरूप में समझना जिस स्वरूप में लेजिस्लेचर ने इंटेंट करके उसको लिखा था, ये बहुत आवश्यक है। तो बेयर एक्ट की भी कोशिश हम लोग करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सबसे बड़ा विद्वान तो मैं हूँ नहीं, बहुत कम ज्ञान, बहुत सीमित संसाधन मेरे पास है। तो उसमें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और आपके हमारे दोनों के मिले जुले प्रयास से हम लोग जो है एक नई संरचना प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कमेंट्रीज हैं, जजमेंट्स हैं, इन सब के पढ़ने का भी एक अपना स्टाइल होता है, और उसको कैसे प्रयोग करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
जरूरी नहीं है कि हर जजमेंट को एक ही तरह से पढ़ करके एक ही तरह से उसका प्रयोग हो, एक ही तरह से उसका इंटरप्रिटेशन हो। कई जजमेंट्स का सब्जेक्ट वाइज, कंटेंट वाइज, मैटर ऑफ डिस्प्यूट वाइज, है ना, कोर्ट वाइज उसके जो परिदृश्य हैं वो बदलते रहते हैं। हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे चैनल के मुख्य उद्देश्यों में से एक होगा। न्यूज़पेपर और अदर जर्नलिस्टिक सोर्सेज का आजकल जमाना है। कहीं मैंने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर जो है मीडिया का हिस्सा जो है, इसमें कहीं मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि मुझे लगता था कि न्यूज़पेपर का प्राइमरी जो फंक्शन है वो है समाचार देना, न्यूज़ प्रोवाइड करना। बट मेरे को कहीं से पता चला कि न्यूज़ एजेंसी का प्राइमरी फंक्शन है टू एडुकेट द पीपल। अगर मीडिया का कोई फ्रेंड हमारा देख रहा होगा तो हो सकता है हमें सुधार करे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। मीडिया का या न्यूज़ एजेंसी का फंक्शन है टू एडुकेट द पीपल, टू एडुकेट द सोसाइटी। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर है। और इस तरह की अदर जर्नलिस्टिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी हमारा लीगल एरिना वालों का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। एंड दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो दिस इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डोमेन एंड वी विल बी वर्किंग ऑन इट टुगेदर। फर्दर इस ओरिएंटेशन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इवन आई कैन से स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर इंडिया। आप सभी व्यूअर्स में से जितने स्टूडेंट्स हैं, और वो कहीं का स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो, किसी लेवल का स्टूडेंट हो, स्कूल हो, हायर एजुकेशन एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एंड इवन जो लोग अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, कर चुके हैं, और वो लोग प्रिपरेशंस में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरीके के एग्जामिनेशंस की संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग भी अभी स्टूडेंट हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, चाहे जितनी उम्र बढ़ती चली जाए, लेकिन जब तक हम सीख रहे हैं तब तक स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट जो है ये कंट्री का फ्यूचर है। और हमारी आपकी संख्या, स्टूडेंट की संख्या देश में बहुत है। हमने कई जगह पॉलिटिकल कुछ चीजें जो आई थी, डिबेट्स वगैरह, उसमें भी मैंने सुना कि हमारे देश में युवाओं की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है। और लाजमी सी बात है कि युवाओं में ज्यादातर लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब हम जाते हैं तो भीड़ को देखकर लगता है कि स्टूडेंट कितने हैं। तो हम सबको ही एक बहुत स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। हम सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे। 67% युवा, 67% ऑफ यूथ है इस पॉपुलेशन में हमारे करीब, मोटा मोटी। तो इस 67% में अगर हम डिसिप्लिन पैदा कर दें, अवेयरनेस पैदा कर दें, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल कर दें, लाइवलीहुड का अरेंजमेंट कर दें, तो आप समझिए कि हमारे देश की व्यवस्था कितनी सुप्रीम हो जाएगी, हमारा देश कितना आगे चला जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट हमको अपने आप में सुधार करने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। और हमारे जवान देश पर जाकर जान देते हैं सुरक्षा करने के लिए। एक देश के गौरव वो हैं, और दूसरे गौरव इस रूप में होने की आवश्यकता है कि देश के अंदर जो लोग हैं वो देश को अंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें। जो लोग देश की सुरक्षा में अपनी जान दे दे रहे हैं, कीमती जाने, जवानों से लेकर के अधिकारियों तक, तो अब युद्ध नहीं हो रहे हैं तब भी हमारे देश में सुरक्षा करते हुए कई जवान शहीद हुए, जिसका हमें भारी दुख है। तो ये लोग हमारे देश में अपने वास्तविक योगदान दे रहे हैं, जिस पर हमें गर्व है। हम सबको गर्व होना भी चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर सीमा पर जाकर के देश की सुरक्षा करने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, तो हम लोग देश के अंदर से देश को सुंदर बनाएं, अपने आप को सुंदर बना करके देश को सुंदर बनाएं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट रहते हुए हमें हर चीज सीखने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत चीज, हर चीज हमें सीखने की जरूरत है। और उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, अपने लीगल नॉलेज को स्प्रेड करने में हम लोग अपने कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मिला जुला आइडिया जो हम लोगों का होगा, जो हमारे देश हित में होगा, उसको हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को समझिए, सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। सब कुछ, हर प्रकार की चीज जो हो सकती है, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था मैंने, अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन। एक व्यक्ति हर वो कुछ कर सकता है जो एक व्यक्ति ने किया है। तो हमारे आपके बीच से आइंस्टीन पैदा हो सकता है, हमारे आपके बीच से न्यूटन पैदा हो सकता है, हमारे आपके बीच से जॉन ऑस्टिन पैदा हो सकते हैं, प्लेटो, सोक्रेटिस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भगत सिंह, जितनी राजगुरु, सुखदेव, कितने कीमती लोग हमारे पास, कितने प्रेसियस लोग हमारे पास थे, वो पर्सनालिटीज हमारे आपके बीच से गई हैं। ये ध्यान देना होगा।
तो आप हर व्यक्ति अपने आप को समझे और अपने आप को समझ करके अपना प्रयोग अगर स्तरीय तरीके का कर लेगा तो पूरे देश का प्रयोग स्तरीय तरीके का होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आपके अंदर ही सब कुछ है, और आप उसको अपने अंदर जागृत करते जाएंगे और उसको प्रयोगात्मक अनुभव अगर उसका करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। मेरे साथ आप अपने व्यूज, कमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस, करेक्शंस, सजेशंस और इसके अतिरिक्त कोई भी चीज जो आपको लगता है कि मुझे करेक्ट कर सकती है, कहीं मैं गलत हूँ, मेरा सिर्फ प्रयास है कि आपके सामने एक मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और उस प्लेटफॉर्म में आपका सहयोग, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो अनुभवी लोग भी हैं, उनका भी कुछ भी मैं किसी भी प्रकार की चीज को माइंड नहीं करूंगा, लर्निंग मोड में मैं रहूंगा हमेशा। तो आप इनको हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिषेक दुबे इंडिया, सिंपल है, @gmail.com। स्पेल भी मैं कर देता हूँ, ABHISHEKDUBEYINDIA। ये अभिषेक दुबे इंडिया @gmail.com, इस पर लिख करके आप कुछ भी ईमेल कर सकते हैं हमारे चैनल से संबंधित। हम निश्चित रूप से उसको जो है कंसिडरेशन में रखेंगे। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। कंट्री फर्स्ट की भावना आपके अंदर होनी चाहिए लॉ पढ़ना है तो। और उसके बाद इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में आप अपने आप को केंद्रित करिए। अपने आप को आप केंद्रित और विकसित करेंगे तो देश अपने आप विकसित होगा और आपका योगदान देश को मिलेगा। एक अच्छी सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है, अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और अपने बीच जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयों को फैलाना है। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारी ईमेल आईडी मौजूद है। भविष्य में और भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हम लोग करेंगे और भी कम्युनिकेशन को अपने बीच बढ़ाएंगे। ये सब आपकी डिमांड्स पे डिपेंड करेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसी मोड़ पर हम अपनी मुलाकात को ख़त्म करते हैं और फिर किसी अच्छे मोड़ पर मुलाकात होगी। हो सकता है वो मुलाकात बहुत जल्द हो। थैंक यू सो मच।